नमस्कार साथियों। अब हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मतलब जब किसी बॉडी में अगर ब्लड का लॉस हो जाए, कोई इंजरी हो गई है या कोई डिलीवरी में ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया या कोई और कंडीशन में जिसमें क्या है बॉडी की सर्जरी हो रही थी, ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, बस ब्लड को चढ़ाते हैं बॉडी में। ठीक है, उसके लिए क्या है, कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे मान लो बोलते हैं आरबीसी ज़्यादा लॉस हो गई है। ठीक है, तो आरबीसी इन्फ्यूज करेंगे, उसे बोलते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, इसको कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। कितना यूनिट होता है, एक यूनिट में कितना ब्लड होता है इसमें, और कितना इंप्रूवमेंट आएगा अगर एक यूनिट हम लोग इन्फ्यूज करेंगे पीसीवी, तो कितना इंप्रूवमेंट आएगा हीमोग्लोबिन में, तो हम वो देखते हैं। आरबीसी होती है, ये हम लोग इन्फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, ठीक है, पीसीबी इन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो इन्फ्यूज करेंगे, जिससे आरबीसी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बॉडी में। तो जब भी आरबीसी बॉडी में पीसीबी इन्फ्यूज करेंगे तो 1 यूनिट पीसीबी इन्फ्यूज करने से 1 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और 3% हेमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज होता है। हेमेटोक्रिट क्या है? हेमेटोक्रिट क्या है? पीसी होती है आरबीसी की जो रेंज होती है ना, जो एक मतलब कितने मतलब एमएल में कितने परसेंट में कितनी आरबीसी है, ये वो देखने के लिए देखते हैं। हेमेटोक्रिट, नॉर्मल हेमेटोक्रिट मेल में कितना होता है? मेल में नॉर्मल हेमेटोक्रिट होता है 42 से 48%। फीमेल में कितना? ये मेल में, ठीक है, फीमेल में होता है 38 से 46% फीमेल में। ठीक है, अगर इससे कितनी रेंज होनी चाहिए? 42 से 38 से 46%। ठीक है, ये 1 यूनिट का 3% हेमेटोक्रिट इंक्रीज करेगा और 1 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको स्टोर कितने दिन रख सकते हैं। इसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग 42 डेज के लिए। आरबीसी को, ये वन लाइनर क्वेश्चन आ गए, 42 डेज तक आरबीसी को स्टोर करते रख सकते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पर। ये तो रट लो, स्टार लगा लो कि ब्लड को या आरबीसी को कितनी देर तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, कितने टेम्परेचर रख सकते हैं, वो 1 से 6 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आया हुआ एमसीक्यू। ठीक है, इसके बाद आती है, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, नहीं होल ब्लड, सॉरी, पहले देखते हैं होल ब्लड को देखते हैं। ठीक है, होल ब्लड मतलब कंप्लीट ब्लड, जिसमें ब्लड सेल्स, क्लोटिंग फैक्टर सब कुछ है। ठीक है, होल ब्लड, होल ब्लड को हम लोग 35 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 35 डेज तक। ठीक है, 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं होल ब्लड को। और इसको टेम्परेचर कितना है? वही 1 से 6 डिग्री सेल्सियस है, 1 से 6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। ठीक है, 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। ठीक है, ब्लड को भी। ठीक है, होल ब्लड को। और 1 यूनिट ब्लड में 350 ml होता है, जिसमें से 300 ml क्या है? ब्लड होता है। 300 ml क्या है? ब्लड। यहाँ लिख देते हैं, चलो। 300 ml होता है 1 यूनिट ब्लड में, ब्लड। और 50 ml सिट्रेट होता है। सिट्रेट क्या होता है? जो ब्लड को क्लोटिंग ना होने दे, क्योंकि ब्लड एक बोतल में। ठीक है, थोड़ी देर ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड जब भी बॉडी बाहर आता है, ठीक है, वो क्लॉट हो जाता है, वो रहता नहीं, लिक्विड पोर्शन नहीं रहेगा वो। इसलिए हम साथ में सिट्रेट मिक्स कर देते हैं 50 ml, ताकि ब्लड क्या है वैसे लिक्विड फॉर्म में ही रहे। इसलिए टोटल यूनिट पे कितना हो जाएगा? 350 ml होता है। ठीक है, फिर आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम रख सकते हैं 35 से 42 दिन तक। डब्ल्यूबीसी हम किसमें देते हैं? जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन देनी हो, इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे आईजीजी वगैरह, जिसमें डेफिशिएंट हो, मतलब जिसमें एंटीबॉडी बन नहीं रही है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया बॉडी में, खुद एंटीबॉडी बना नहीं है बॉडी, तो उसमें हम बाहर से डब्ल्यूबीसी इन्फ्यूज करेंगे। फिर आता है इसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये है इंपॉर्टेंट एक, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एक क्या होता है, जब किसी बॉडी में मतलब ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया हो या ऐसे कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो बॉडी, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन रहे हैं बॉडी में, हम बाहर से जब क्लोटिंग फैक्टर देते हैं उसे बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। हम इसमें सिर्फ क्या कहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स देंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह नहीं देंगे। क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं जो ब्लड में क्लोटिंग करवाएंगे वो देंगे। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP। ठीक है, अब पेशेंट आया हमारे पास, इंजरी हुई इसको, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इसमें उसका क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, ब्लीडिंग हो रही है, हम क्या करेंगे, उसको फ्रेश प्लाज्मा इन्फ्यूज करते हैं। अगर उसका हीमोग्लोबिन दे रखा है, हीमोग्लोबिन भी लो हो गया है, तो हम पीसीबी इन्फ्यूज करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फ्रेश प्लाज्मा ही आंसर होगा उसका। ठीक है, इसको सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, 36 मंथ्स तक। ठीक है, अगर लेकिन एक बार इसको थेव्ड कर लिया, थेव्ड मतलब इसको एक बार हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको हमें 24 घंटे में इन्फ्यूज करना पड़ेगा, मतलब 24 घंटे में ही इन्फ्यूज कर दो अब इसको।
क्योंकि अब ये खराब हो जाएगा। अगर 24 घंटे इन्फ्यूज नहीं किया थेव्ड करने के बाद, थेव्ड मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद में अगर हमने इसको यूज नहीं किया तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए 24 घंटे इन्फ्यूज कर दो। ठीक है। फ्रेश वर्जन प्लाज्मा, इसकी 1 मिनट में कितना होता है, 200 से 250 होता है समथिंग, बाकी मैं यहाँ ऐड कर दूंगा अगर ये गलत हुआ तो। ठीक है। और फिर आता है प्लेटलेट्स लास्ट में। प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या, जब भी बॉडी में क्या प्लेटलेट्स का लेवल लो हो जाए तो इसको इन्फ्यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में इन्फ्यूज करने के 1 मिनट में होता है 50 से 70 ml होते हैं, इसलिए हम इसमें 5 से 7 पैकेट प्लेटलेट्स के इन्फ्यूज करेंगे, जिससे टोटल हो जाएगा ये 250 से 350 ml हो जाएगा। ठीक है। 5 से 7 पैकेट यूनिट इन्फ्यूज का मतलब एक गुना कर लो, 250 से 350 ml तक प्लेटलेट इन्फ्यूज करते हैं। ये किसमें कहीं डेंगू में कहीं तो प्लेटलेट्स का काउंट लो हो जाए, बॉडी क्लोटिंग कर ना पाए। ठीक है। ये थे ब्लड के प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी हम लोग बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, कि शुरू में हम लोग क्या है 50 ml दिख रहा है आपको, 50 ml या 15 मिनट तक स्लोली ट्रांसफ्यूज करेंगे, स्लोली करेंगे ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। क्यों अब स्लोली ट्रांसफ्यूजन इसलिए हम लोग करते हैं ताकि कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है ब्लड ग्रुपिंग या क्रॉस मैचिंग वजह से, या ब्लड में एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब ब्लड ग्रुप सेम नहीं है पेशेंट का, हम उसका ब्लड ग्रुप ए था, हमने बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया उसको, तो कोई रिएक्शन होने वाली है तो पहले से पता चल जाए हमें, हम उसको कंट्रोल कर सकें। इसलिए शुरू के 15 मिनट स्लोली इन्फ्यूज करेंगे 50 ml तक। उसकी डोज होती है 5 ml पर मिनट हिसाब से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कितना इन्फ्यूज करेंगे, 50 से 5 ml पर मिनट हिसाब से 15 मिनट तक स्लो इन्फ्यूज करेंगे, ये पूछा हुआ है। ठीक है। और कम से कम दो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, 2 SCP, 2 नर्सेज या हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या है चेक करेंगे पेशेंट की ब्लड ग्रुप मतलब ABO एंड RH इनकॉम्पिटिबिलिटी। मतलब इसका मतलब है, चलो देखते हैं। ABO RH इनकॉम्पिटिबिलिटी पहले हम लोग असेस कर लेते हैं। 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेक करेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप सेम है, पेशेंट ब्लड ग्रुप सेम है, जो हमने ब्लड रिसीव किया है ब्लड बैंक से वो भी सेम है, उसको कोई क्रॉस मैचिंग तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वो सब देखने के लिए हम लोग पहले से ABO RH ब्लड ग्रुपिंग इनकॉम्पिटिबिलिटी असेस कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट स्लो इन्फ्यूजन, सेकंड पॉइंट 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेक करेंगे ABO RH इनकॉम्पिटिबिलिटी। थर्ड पॉइंट जब ब्लड रिसीव करेंगे वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, मतलब 1 से 6 के बीच में होगा ना, हमने पढ़ा था अभी ब्लड को स्टोर 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। इसको हमें रूम टेम्परेचर पर लाना होगा। आते तो इन्फ्यूज नहीं करेंगे ठंडा, अगर ठंडा ब्लड इन्फ्यूज कर दिया क्या हो जाएगा, इसमें पेशेंट में कार्डियक एरिथमिया, इसलिए आते ही सब सीधा ब्लड इन्फ्यूज नहीं करते हैं, पहले वेट करेंगे इसको 22 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर कितना होने देंगे उसको। ठीक है। तब रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा मतलब 22 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए तब इसको इन्फ्यूज कर देंगे। एक और जब ब्लड रिसीव कर ले हम लोग, चौथा पॉइंट है, जब हम लोग ब्लड को रिसीव कर ले तो 30 मिनट के रिसीव करने के 30 मिनट में हमें इन्फ्यूज कर देना है ब्लड को। ऐसे नहीं है वेट करते रहे, पेशेंट आएगा, पेशेंट बाथरूम करने गए, पेशेंट जांच कराने गए, हमने ब्लड को आगे ब्लड बैंक से हमने क्या किया, ब्लड को अपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया या फ्रिज में रख दिया, वेट करें पेशेंट का 1-2 घंटे से ब्लड खराब हो जाएगा। इसको वापस 30 मिनट तक पेशेंट इन्फ्यूज कर देना है। अगर नहीं आए ब्लड, हमने इन्फ्यूज नहीं किया 30 मिनट तक, तो उसको वापस ब्लड बैंक में भेज दो। अब हम देखते हैं 5th नंबर पॉइंट। ठीक है। तो 5th नंबर पॉइंट ये है कि पहले तो 15 मिनट तक हमें ऑब्जर्व करना है कि ब्लड है ना स्लोली चढ़े। ठीक है। दूसरा है कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है हमें हमेशा जो फ्लूइड दे सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान वो है NS है। RL या DNS नहीं देना है, ओनली NS कैन गिव। ठीक है। देखते हैं मेजर कौन सी रिएक्शन होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ये 5 मेजर रिएक्शन जो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखने को मिलती है। ठीक है। पहली है एलर्जिक रिएक्शन। हमने पेशेंट ने ब्लड देना स्टार्ट किया, अब ब्लड कितने देर में चढ़ता है, पहली बात तो ये ब्लड हमेशा 3 से 4 घंटे ब्लड चढ़ना चाहिए, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। ठीक है। हमने पेशेंट ब्लड चढ़ाना शुरू किया, एलर्जी रिएक्शन देखने को मिलती है, पेशेंट कहेगा मुझे ईचिंग हो रही है, खुजली आ रही है, हाइव्स है, हाइव्स मतलब चकते बन गए लाल लाल ऐसे, एशेज हो रहे हैं। ठीक है। या फ्लशिंग हो रही है, पेशेंट को पसीना सा आ रहा है ऐसे। ठीक है। अगर ऐसा कुछ पेशेंट हमें मतलब कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ईचिंग हो रही है, हाइव्स हो रहा है, फ्लशिंग हो रही है, तो समझ लो उसको एलर्जिक रिएक्शन हो गई है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। ठीक है। हम एक चीज है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई भी प्रॉब्लम आए
तो पहला थंब रूल याद कर लो, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकंड नंबर नॉर्मल सलाइन स्टार्ट करेंगे। थर्ड नंबर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं हम डॉक्टर इन्फॉर्म करने भागेंगे तब तक तो उसके और ब्लड चढ़ जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी पीछे, इसलिए आप क्या करो पहले स्टॉप कर दो। तो पहला काम हम करेंगे स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दो। दूसरा एनएस स्टार्ट कर दो, एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर दो आईवी रूट से। थर्ड होता है डॉक्टर फिजिशियन बोलो कुछ भी बोलो, उसको इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। ये थंब रूल है 3, याद कर लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। एमसीक्यू आया हुआ है इसके ऊपर कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट का चल रहा था, पेशेंट में ये रिएक्शन देखने मिल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, हम उसको रोक देंगे, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। सेकंड स्टार्ट करेंगे, थर्ड डॉक्टर फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर आता है फेब्राइल रिएक्शन, ये मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन होती है। इसमें क्या पेशेंट को फीवर आता है, फीवर आने लग जाएगा, चिल्स होगा, चिल्स, मेलाइजनेस मतलब बॉडी में पेन होने लग जाएगा, ठीक है, और स्वेटिंग देखने मिलेगी पेशेंट में हमें। तो ऐसी कोई रिएक्शन देखने मिले समझ लो पेशेंट को फेब्राइल रिएक्शन हो चुकी है। इसलिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को सेम वही स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन सब कुछ करेंगे और एक एंटीपायरेटिक मेडिकेशन देते हैं, एंटीपायरेटिक, जो क्या करे फीवर को कंट्रोल करेगी, एंटीपायरेटिक। बाकी सब सेम है वही, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, एनएस स्टार्ट, डॉक्टर फिजिशियन इन्फॉर्म कर दो, सेम है वो, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शन। ये क्यों होती है, मान लो हमने मतलब ब्लड रिसीव किया, पेशेंट का ब्लड ग्रुप था बी पॉजिटिव, हमने उसको लगा दिया ए पॉजिटिव, ये हो गई एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब ब्लड ग्रुप किस कौन सा था हमने कौन सा लगा दिया, रिएक्शन हो गई अंदर बॉडी के अंदर। जैसे रिएक्शन होगी क्या होगा, एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शन, मतलब ब्लड सेल्स है वो टूटने लग जाएगी पेशेंट में ब्लड। तो पेशेंट सिम्टम क्या देखने मिलेंगे इसमें भी, इमीडिएट पेशेंट क्या होगा, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, टेकिकार्डिया होगा, उसमें हेडेक होगा, फीवर, चिल्स आएंगे आपस, और फीवर, चिल्स, हेडेक, टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। ये जरूर चीज है, याद रख लेना इन साइन सिम्टम को। क्यों कॉमनली जो क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो एलर्जी वाले पे क्वेश्चन आता है, एक हिमोलाइटिक पे क्वेश्चन आता है कि हिमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगी पेशेंट में, साइन सिम्टम में दे देंगे टेकिकार्डिया, पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था उसका, अब उसको टेकिकार्डिया हो गया, हेडेक हो रहा है, फीवर, चिल्स है, हाइपोटेंशन है, बताओ पेशेंट कौन सी रिएक्शन हो गई है, तो बोल दो एक्यूट हिमोलाइटिक रिएक्शन हो गई है। सेम क्या करेंगे इसमें, ट्रीटमेंट वही है, स्टॉप कर दो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, एनएस स्टार्ट करो, डॉक्टर फिजिशियन इन्फॉर्म कर दो, और क्या करेंगे हम लोग, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है उसको हम लोग लैब भेज देंगे, देखो गड़बड़ क्या है इसमें, ठीक है। फोर्थ नंबर था फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड में क्या होता है, हम ब्लड चढ़ा रहे थे, मान लो हमने फास्ट ब्लड चढ़ा दिया, पेशेंट को मतलब ब्लड चाहिए था 1 घंटे में इतना ब्लड मिलना चाहिए था, उसको एक्सेस मिल गया। जब ये फ्लूइड बॉडी में एक्सेस में होता है तो क्या होता है, बॉडी में एडिमा जनरेट हो जाएगी, एक्सेस फ्लूइड जाएगा कहाँ पे, एडिमा जनरेट करेगा, वह बॉडी में निकलेगा नहीं कहीं से, तो एडिमा करेगा। एडिमा कैसी होगी, पल्मोनरी एडिमा। सिम्टम पल्मोनरी एडिमा के क्या होते हैं, डिस्निया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, कफिंग, एक क्रैकल साउंड, जब भी लंग्स में फ्लूइड हो जाए तो एक मतलब आंखें बंद करके सिम्टम याद करो, क्रैकल साउंड, ठीक है। तो क्या क्या देखने मिलेंगे इसमें, डिस्निया, डिस्निया पहला, दूसरा कफिंग, तीसरा क्रैकल। ये 3 से ही पता लगा लोगे कि उसको फ्लूइड ओवरलोड हुआ है, ठीक है। इसमें ये पल्मोनरी एडिमा का साइन सिम्टम है, वही इसमें भी वही करना चाहिए, थोड़ा स्टॉप कर दो। और पेशेंट को हमें एक चीज इसमें करनी है, वो है फाउलर पोजीशन। पढ़ा है ना हमने, जब भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो फाउलर पोजीशन, तो पेशेंट को बैठा दो। बैठने से क्या होता है, उसकी लंग्स का जो एरिया है वो सरफेस एक्सपेंड होगा और पर्सन को ब्रीथिंग में इजी होगा, ठीक है। लास्ट है नॉट द लीस्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, हमने हाइजीन मेंटेन की नहीं, हमने मतलब कुछ हैंड वॉश किए नहीं, ग्लव्स यूज किए नहीं, या पेशेंट मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं थी, इस कंडीशन पेशेंट में कहीं ना कहीं मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना था 4 घंटे में, हमने 8 घंटे तक ब्लड बोतल को लटका के छोड़ दिया, अब 8 घंटे तक रहेगी तो उसमें बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे और इन्फेक्शन कोज कर देंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियल जब इन्फेक्शन होगा पेशेंट में क्या देखने मिलेगा, इसमें पेशेंट को एब्डोमेन पेन होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, फीवर आएगा, से सिम्टम आएंगे। सिम्टम वही सेम वही करने से ट्रीटमेंट भी, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन एंड स्टार्ट, डॉक्टर इन्फ्यूज कर दो और डॉक्टर इन्फॉर्म कर दो, और डॉक्टर क्या करेगा, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा जो हमें इन्फ्यूज करनी है, सिंपल। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इनको देख ले, याद कर लें, रट लें, कुछ भी कर लें, ये क्वेश्चन जरूर आता है 1 लाइनर में, ठीक है।